अच्छा, सबसे पहले तो किन पॉइंट्स के ऊपर हम कुछ बातें कर रहे हैं। अगर हमें कोई बंदा ये कहे कि भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट की एसईओ अच्छी होती है या कोडिंग वाली वेबसाइट की एसईओ होती है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। एसईओ दोनों की होती है, दोनों की एसईओ ही हम कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि रिलायबिलिटी किस वेबसाइट की अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी किस वेबसाइट की अच्छी है। क्योंकि आपने जब पहली दफ़ा वेबसाइट बनानी है तो आपने उस पर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको ये पता लगे, कुछ ही देर के बाद पता लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है या उतनी अच्छे तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अब आपको दोबारा से एक नई वेबसाइट की तरफ जाना पड़ रहा है डिज़ाइन करवाने के लिए, डेवलप करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया जी कि CMS डिटेक्टर, और आमतौर पर ये कहना बड़ा आसान है, हर बंदा ये कह देगा ना वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छी है। उसके जो उसको डिफ़ाइन करने वाले लोग हैं वो क्या, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या बताते हैं कि इजी टू क्रिएट, इजी टू यूज़, जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पर होती है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने आपको उसके फीचर्स बता दिए सारे। इजी टू यूज़, किसी बंदे ने भी इसे ग्राफिक इंटरफेस में इस्तेमाल करना है, मतलब टेम्पलेट बेस्ड होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे पावर पॉइंट में आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, भाई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो टेक्स्ट बॉक्स लगा लो, तस्वीर लगानी है तो तस्वीर लगा लो, ऑडियो लगानी है ऑडियो लगा लो, वीडियो का इम्बेड करना चाह रहे हो, बहुत ईजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है सब कुछ। जबकि कोडिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। कोडिंग में जो काम भी करना है हमने कोड को आइडेंटिफाई करने के बाद करना है। नो डाउट जो हमारे पास वर्डप्रेस है वो भी PHP में बनी हुई वेबसाइट है, यानी जब हम वर्डप्रेस को खोलेंगे तो उसके बैक एंड के ऊपर कोड PHP का ही होगा। इसका मतलब है वो भी कोडिंग के अंदर बनी हुई एक एप्लीकेशन है और हम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेशंस आ गई ना। जैसे मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी वजह क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जो एक ख़ास काम करने के लिए बनाया गया है, उससे आगे वो नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जो वर्डप्रेस है या जो CMS है, वर्डप्रेस भी नहीं हम कहते हैं, ऐसी इतनी बेइज्जती नहीं करनी हमने, हम कहते हैं जो CMS है वो कोई भी CMS हो सकता है। उसकी भी तो कोई लिमिटेशन है ना। एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर दिया कि बस यहाँ तक, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से जब हमने पहले लेक्चर में देखा और जब हमने देखा कि भाई ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ CMS इस्तेमाल हो रहे थे, ये भी हमने देखा। वही उसमें शॉपिफाई को भी यूज़ किया हुआ था, उसमें वूकॉमर्स को भी यूज़ किया हुआ था, कितने सारे थे। हालांकि उसने प्राइमरी CMS हमें बताया था कि वर्डप्रेस है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे साथ प्लगइन्स के तौर पर CMS को इस्तेमाल करने लगा हुआ था। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि वर्डप्रेस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड CMS में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बस हमारी साइट तो ख़राब होगी ना। 6 CMS लगे हुए हैं, 5 ठीक चल रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो वेबसाइट तो काम नहीं करेगी सही तरीके से, उसकी फंक्शनैलिटी ख़राब होगी। वर्डप्रेस में हम कैसे काम करते हैं, प्लगइन्स की शक्ल में, यानी हर काम करने के लिए एक प्लगइन होगा। जैसे कोडिंग में हम जब बात कर रहे हैं तो हम कोडिंग की बात करें, कोड लिख रहे हैं, लिखे हुए कोड में चेंज करते हैं। लेकिन जब प्लगइन की बात करेंगे तो प्लगइन के अंदर आपको CMS में कुछ भी चाहिए होगा तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है उसका प्लगइन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, SEO करनी है तो SEO का प्लगइन चाहिए होगा, उसके बगैर नहीं होगा। हम कहते हैं भाई पोस्ट लिखनी है, पोस्ट का प्लगइन होगा। उसका थीम चेंज करना है, थीम का प्लगइन होगा। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है, उसका प्लगइन होगा। यानी हर काम प्लगइन की शक्ल में हो रहा है। अच्छा, अब हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आप देखते हैं ना व्हाट्सएप की अपडेट आती है, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आ रही थी। कोई बंदा व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा है या इग्नोर कर रहा है अपडेट्स को तो क्या होता है, व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड नहीं करता, छोड़ देता है ना रिस्पॉन्ड करना। यानी उसका जो प्रीवियस वर्जन होता है वो काम करना ही छोड़ देता है बिल्कुल। कभी हैंग होता है, कभी आपको मैसेज जाता नहीं है, कभी आप ऑडियो भेजने लगते हो ऑडियो नहीं जाती है। उसकी वजह क्या है कि आपने उसे अपडेट नहीं किया, आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो वर्डप्रेस का यूज़र है वो तो यूज़र है ना भाई, वो तो एक्सपर्ट नहीं है, उसे क्या पता प्लगइन को कैसे अपडेट करना है। उसके बैक एंड पे कोई ना कोई टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो उसे अपडेट कर रहा हो। व्हाट्सएप को तो हम वैसे ही अपडेट कर लेते हैं ना, लेकिन प्लगइन जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। जब प्लगइन एक्सपायर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब वो सब्स्टिट्यूट के लिए हमें फिर डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, और आम यूज़र को तो ये भी नहीं पता कि इसका प्लगइन आया हुआ है तो इसको मुझे अपडेट करना है। यानी वो वेबसाइट के इंटरफेस में जाकर तो ये काम नहीं करेगा,
वो तो सिर्फ यूजर इंटरफेस में लगा हुआ है, बल्कि उसके क्लाइंट्स ही काम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। सो ये कुछ बग्स हैं जो उसमें आते हैं। फिर प्लगइन्स है, कोडिंग है। कोडिंग कम स्पेस लेगी, प्लगइन्स बहुत ज़्यादा भाई स्पेस लेंगे। एक प्लगइन लगाया, फिर दूसरे, जैसे आप एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल करते जाओ, बढ़ता जाएगा आपका मोबाइल, स्पेस हैवी होती जाएगी, जीबीज में जाते जाएंगे। इसी तरह आप जितने प्लगइन्स लगाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस बढ़ती जा रही है आपकी वेबसाइट की। पहला प्लगइन लगाया, पता लगा 200 MB का था, दूसरा प्लगइन लगाया, पता लगा 50 MB का था, एक प्लगइन लगाया, पता लगा जनाब 800 MB का था। तो ये तो प्लगइन्स की स्पेस ही इतनी सारी हो गई है। अभी तो आपका डाटा तो बाद में आना है वेबसाइट के अंदर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट भी बहुत हैवी हो जाएगी। ये हम इस वक्त बात क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा CMS वर्सेस कोडिंग, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसे मुझे पता है इन बातों का, आप लोग भी जब SEO एक्सपर्ट हो तो आपको भी इन बातों का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे कोई बंदा रिकमेंडेशन मांगेगा डेवलपमेंट की, जैसे मुझे कहे जी आप मेरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट लेकर चलें, तो उसका एक पहला फेज तो वेबसाइट बनाना ही होगा। मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं उसे बनवा कर तो दे सकता हूँ ना, मैं उसे रिकमेंडेशन भी दे सकता हूँ। सो मैं उसे रिकमेंडेशन दूंगा कोडिंग की। अगर एक वेबसाइट CMS में बनने लगी हुई है 20,000 की, 25,000 की, 25K लग रहा है उसका, जब मैं कोडिंग में जाऊंगा तो पता लगेगा जनाब उसका 100K लगेगा या इससे भी ऊपर लगेगा। जिसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव वेबसाइट होगी, कोडिंग की वेबसाइट एक्सपेंसिव वेबसाइट होगी। ठीक है, अच्छा, अब फिर हम ये कहते हैं कि एक और टेस्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई जितनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेबसाइट चल रही हैं वो किसमें है। दराज, एक टाइम था जब दराज वाले भी वर्डप्रेस पे थे। आज दराज किस पर है, क्या वर्डप्रेस पे है कि नहीं है वर्डप्रेस पे? किसी ने कभी चेक किए कि दराज की वेबसाइट किस चीज़ पर है? चेक कीजिएगा, फिर देखिएगा, मुझे बताइएगा। कोई भी बड़ी वेबसाइट अब उस पर नहीं होगी। फिर जो वर्डप्रेस है उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। यानी क्लाइंट अगर ये कह रहा है कि भाई इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे ये चीज़ें ऐड करा दो, वर्डप्रेस तो एक बना बनाया टेम्पलेट है, एक थीम है, उसको मैक्सिमम हम उसी तरह ही करेंगे। हम ढूंढेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा थीम है जो वो कह रहा है, वो मिल जाए हमें कहीं से। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन नहीं है। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, तब्दीलियां करना, चेंजेस करना। वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, बल्कि वो उसको उसी वर्डप्रेस के थीम के अंदर ही रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमाइजेशन भी नहीं है, लेकिन कोडिंग में मुकम्मल कस्टमाइजेशन है। अब मैं नहीं चेक करूंगा कि दराज किस में बनी हुई है, जियो किस में बनी है। आप जरा देखिएगा, अच्छी अच्छी वेबसाइट देखिएगा, लोड वाली वेबसाइट्स देखिएगा, किस में डिजाइन हुई हुई है। पता है ना सबको कैसे देखना है, मैं क्या सबको पता है ना कैसे देखना है। ठीक है, सो ये तो हमारा हुआ एक कंपैरिजन। अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास एक वेबसाइट है जो कोडिंग में बनी हुई है, जो सिंपल वेबसाइट है, और वो 8 MB में बनी हुई है। 8 MB कितनी स्पेस होती है, बहुत नॉमिनल स्पेस होती है। लेकिन अगर उसी वेबसाइट को मैं उस पर लेकर जाऊंगा तो वो अबाउट कम से कम भी 1 GB में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस भी बढ़ गई मेरी, मैनेजमेंट भी बढ़ गई मेरी, कस्टमाइजेशन भी उसके अंदर नहीं है। मुझे प्लगइन्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई प्लगइन एक्सपायर तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन। अब आपको समझ में आ गया। एसईओ हम दोनों की करेंगे, और वर्डप्रेस की एसईओ करना तो बहुत आसान है भाई, उसमें तो कोई टेक्निकलिटी ही नहीं है। जो काम करना है प्लगइन है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसईओ करनी है तो मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा और उसके अंदर जाकर सारी है वो भी करेंगे हम। वर्डप्रेस की एसईओ हम 1 से 1.5 लेक्चर में पूरी कर लेंगे, और बाकी सारी एसईओ जो हमने समझनी है, टेक्निकल चीज़ें समझनी है, वो सारी की सारी हमारी कोडिंग में समझने वाली है। और मैंने क्या कहा कि वर्डप्रेस के बैक एंड भी तो कोडिंग ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अक्सर ऐसा भी करता हूँ कि वर्डप्रेस की जब एसईओ कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मैं कोडिंग से काम कर सकता हूँ, वर्डप्रेस के अंदर कोडिंग में चेंज कर सकता हूँ, ताकि मैं कम से कम वो स्पेस तो सेव कर लूँ जो प्लगइन इंस्टॉल करने से होनी है। मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल ही नहीं करता। फिर प्लगइन जो मैं लूँगा वो पेड भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक खर्चा और बढ़ गया प्लगइन्स का, कि भाई एसईओ का कौन सा प्लगइन लेना, पता लग रहा है भाई इतने डॉलर्स का, उसने भी एक्सपायर हो जाना है। जैसे डोमेन ने एक्सपायर होना है, जैसे होस्टिंग ने एक्सपायर होना है, इसी तरह प्लगइन ने भी एक्सपायर होना है। तो अब वो प्लगइन भी मुझे एनुअल बेसिस पर लेना पड़ा करेगा, तो एक कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर मैं नहीं लेता
प्लगइन्स जो होते हैं उनके बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री होते हैं, यानी कुछ फीचर्स हम उसके फ्री भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसी वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस में बनी होंगी वो अक्सर स्लो भी होती हैं, उसकी वजह क्या होती है? फ्री प्लगइन्स। अगर हम फ्री प्लगइन्स यूज करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट्स स्लो होंगी, और अगर हम पेड प्लगइन्स की तरफ जाएंगे तो वेबसाइट वो जो हम कहते थे ना कि चीप रेट्स पे बन रही है, फिर वो चीप रेट्स की नहीं रहेगी, फिर वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसलिए कि जितने प्लगइन्स उतनी कॉस्ट, प्लगइन्स की कॉस्ट बढ़ रही है, एनुअल बेसिस पर बढ़ रही है, हर रिन्यूअल के ऊपर बढ़ रही है, यानी हमें वो वाले सारे प्लगइन्स फिर दोबारा से चाहिए होंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया एक कंपैरिजन। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, यहाँ आकर मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एक वेबसाइट खोलते हैं। अब आपने खुद मुझे बताना है, अगली क्लास में आकर बताना है कि भाई दराज किस में बनी हुई है, जरा देख के बताइएगा। अलीबाबा को भी देखिएगा किस में बनी है, जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ना उन सबको चेक कीजिएगा किस में बनी है, किस एप्लीकेशन में बनी है बड़ी वेबसाइट्स। ठीक है, ये एक मेरे पास वेबसाइट आ गई है, ये देखें मैंने, ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करना शुरू कर रहे हैं कि भाई इस तरह कोई बंदा अपनी क्यूरी लिखेगा तो उसके क्यूरी लिखने के बाद इस तरह हमारी वेबसाइट नजर आनी चाहिए उसको। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तो और लोग भी सेल कर रहे होंगे ना, लेकिन हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आ रही है ना, ये डीसी किचन आ गई है ऊपर, उससे ऊपर ऐड आ रहा है, ये गूगल ऐड है। ऐड का तो एसईओ से कंपैरिजन नहीं होता, यानी जब इसकी हायरार्की क्या होती है, तरतीब क्या होती है, जब हम कोई सर्च क्यूरी आती है तो तरतीब क्या होती है? सबसे पहले गूगल ऐड आता है, गूगल ऐड के बाद एसईओ के रिजल्ट्स आते हैं, और अगर आपकी सर्च लोकल हो, तो बिजनेस प्रोफाइल भी आ सकती है और ऐड भी ऊपर आ सकता है, और फिर एसईओ के रिजल्ट्स ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए जी मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ। खुल गई जी वेबसाइट, ये कोडिंग की वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये तकरीबन 5 से 8 MB में बनी हुई है, मैक्सिमम इसकी इतनी स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका लोड टाइम भी कम हुआ, इसके लिए हमें होस्टिंग का पैकेज भी छोटा लेना पड़ रहा है। ठीक है, वेबसाइट लोड भी नहीं हो रही, प्लगइन्स का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि भाई प्लगइन एक्सपायर हो सकता है, वेबसाइट को चेक करते रहो कब प्लगइन एक्सपायर होगा। और फिर अगर कोई प्लगइन सही ना आया, उसका बीटा वर्जन रिलीज हो गया, तो आपने उसे अपडेट भी कर लिया, गड़बड़ हो गई ना वेबसाइट में, फिर डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्लगइन्स के ऊपर नज़र नहीं रखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी होल्स खुल गए। वल्नरेबिलिटी होल्स का क्या मतलब होता है? कि कोई भी बंदा आपके सिस्टम में आ सकता है, यानी वो जो आपने अपनी प्राइवेसी की हुई थी, फायरवॉल लगी हुई थी आपकी, वो ब्रेक हो गई एकदम, क्योंकि वो उस एक्सपायर्ड प्लगइन ने ब्रेक किया। उस एक्सपायर्ड प्लगइन के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी वजह से वर्डप्रेस की साइट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैक होती हैं। सबसे ज़्यादा हैक होने वाली वेबसाइट जो है वो CMS की वेबसाइट्स होती हैं, हैक होने वाली वेबसाइट्स। कई दफ़ा पूरी वेबसाइट हैक होती है, कई दफ़ा इनके पेमेंट मेथड्स भी हैक हो जाते हैं, जो ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कंपैरिजन करना है। मगर हम ये वेबसाइट बनाना, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इंटरेस्ट वेबसाइट बनाने में होगा कि मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई कोडिंग की वेबसाइट बना लो। ये हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम क्लाइंट को गाइड करें, बजाय क्लाइंट को ट्वाइस इन्वेस्ट ना करवाएं। क्योंकि अगर मैं उसका डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज लेकर चल रहा हूँ तो 8 महीने के बाद वो मुझे कहेगा भाई मैं तो आपके पास आया था, आपने मुझे कहा था वर्डप्रेस में बना लो, मैंने बनवा लिया, अब आप मुझे कह रहे हो कोडिंग में बनाओ। ठीक है ना, तो फिर आपकी रिलायबिलिटी ख़राब होगी। अलबत्ता आप उसे बताएंगे कि ये चीज़ है, जैसे मैंने आप सबको बताया, और उसके बाद आपने बताना है कि ये बजट है। नाउ इट्स अप टू यू, क्या वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहते हो, यानी CMS की तरफ जाना चाहते हो, या आप कोडिंग की तरफ जाना चाहते हो? ये डिसीजन उसने लेना है। ठीक है, वर्डप्रेस का डेवलपर बनना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कोडिंग का डेवलपर बनना। अगर आप वेबसाइट के वर्डप्रेस के डेवलपर बनना चाहते हैं, कोई भी अभी ग्राफिक इंटरफेस है, उसने आपको 5-6 टेम्पलेट सिखानी है, उसने बताना है कि टेम्पलेट्स प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होने हैं, कैसे इनको एडजस्ट करना है, आपको आगे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा इंटरफेस भी नहीं समझने की ज़रूरत। लेकिन जो कोडिंग का डेवलपर होगा उसको तो बड़ी प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी कोडिंग में जाना चाह रहे हैं। बेशक ये वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो भी कोडिंग में ऐसे ही जाएंगे जो भी मैं तरीका बताने लगा। हाँ, कंट्रोल U करें सिंपली, और मेरे सामने इसकी कोडिंग ओपन हो गई है, हो गई है। अब हमें ये देख के लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादा सी कोडिंग ऐसी है ना,
ये देख के आप सबको ऐसे ही लग रहा होगा, मुझे भी शायद ऐसे ही लगता होगा कभी कि भाई ये तो बहुत बड़ी कोडिंग है, ये इतनी सारी कोडिंग समझ आएगी तो मैं एसईओ करूँगा। नो, ऐसे नहीं है। हमें इसमें से सिर्फ 10 to 15% कोडिंग अंडरस्टैंड करनी है जो एसईओ के मुतल्लिक है, बस, और नहीं। अलबत्ता मुझे इस कोडिंग का डिज़ाइन समझना है, इस कोडिंग का सिंटैक्स समझना है, ताकि मैं इसको रीड कर सकूं, मुझे पता हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और मैंने कहाँ पर चेंज करना है। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कहाँ पर चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे इस कोडिंग को समझना पड़ेगा। और हमें PHP की कोडिंग बिल्कुल नहीं समझनी, हमें किसी लैंग्वेज की कोडिंग नहीं समझनी, हमें HTML की कोडिंग समझनी है। उसमें से भी सिर्फ 6-7 टैग्स, अगर वो हमें समझ में आ गए, वही 6-7 टैग्स हैं जिसके ऊपर हमें SEO करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब चेंजेस भी करनी हुआ करेंगे तो हम उन्हीं टैग्स में जाकर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अपनी बात करने लगे हैं शुरू। ये एक वेबसाइट है और हम किसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, कौन से मॉडल को? बिल्कुल, उसके अंदर भी HTML इम्बेड होगी, जैसे PHP में इम्बेड होती है। PHP को अगर आप खोलते हो तो उसके अंदर इम्बेड हुआ होगा HTML का कोड, जैसे वर्डप्रेस है। मैंने कहा ना वर्डप्रेस में PHP है, लेकिन PHP के अंदर भी HTML है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके अंदर जाकर मैं करूँगा, तो PHP का मेन कोड लगा होगा, उसके बीच में HTML के वो टैग्स लगे होंगे जिन्हें जाकर हम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये कहे कि PHP का मॉडल पुराना, ये भी कहेंगे आपको PHP का मॉडल पुराना हो गया भाई, पाइथन पर चलते हैं, इस पर चलते हैं, हाँ, ये भी गलत है। PHP का मॉडल अगर इतना ही पुराना होता तो वर्डप्रेस क्यों यूज़ करता भाई? वर्डप्रेस PHP यूज़ कर रहा है ना, वर्डप्रेस के थीम सारे PHP में बने हुए हैं ना। अगर इतना ही पुराना मॉडल वर्डप्रेस PHP को, PHP मदर ऑफ वेब लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल वेब लैंग्वेजेस, सिक्योरिटी लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई। कोई भी, मैं यहाँ पर किसी PHP का कोड आपको नहीं दिखा सकता अनटिल के मेरे पास उस वेबसाइट का एक्सेस ना हो। अभी मैंने कोड खोला ना, HTML सारा कोड आपको दिख गया, PHP का कोड आपको नहीं दिखेगा। PHP का कोड सिक्योर कोड है, वो नज़र ही नहीं आ सकता उस वक्त तक जब तक आपके पास उसका एक्सेस नहीं होगा। बेसिकली ये डेवलपर की स्टोरीज हैं। जो डेवलपर C में काम कर रहा होगा वो कहेगा भाई C लेटेस्ट आ गई है, जो पाइथन में करेगा वो कहेगा पाइथन लेटेस्ट आ गया, जो वर्डप्रेस का होगा वो कहेगा वर्डप्रेस के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और जो कोडिंग वाला होगा, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं आप सबको बताया कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कोई और सर पढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना, वो कोडिंग ही पढ़ा रहे हैं मेरा ख्याल है, तो मैं वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ाता हूँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा कोई मतलब इसमें बैक एंड में मेरा कोई एडवांटेज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई कोडिंग, जो चीज़ सही है मैं उसकी बात करूँ, ठीक है। मैं खुद डेवलपमेंट करता ही नहीं हूँ, मैंने कहा मैं डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई मेरा क्लाइंट कहेगा डेवलपमेंट चाहिए मुझे, तो मैं उसे कहीं से करवा कर दूंगा, मैं उसे कोई रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन एज ए एक्सपर्ट मुझे सब पता होना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मुझे समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो पहले में हम समझने जा रहे हैं HTML को, ठीक है। यानी जो हमारे पास अभी फाइल खुली हुई है वो HTML की फाइल खुली थी ना, जो मैंने भी आपको दिखाई है, कोडिंग जो खोल के दिखाई है। कोडिंग में कैसे आए हैं भला वेबसाइट से? कंट्रोल U करके आए हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे। मैंने कहा वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे, कोडिंग वाली वेबसाइट होगी तो भी ऐसे ही आएंगे। अब आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हमें समझना है इसका सिंटेक्स। ये जो एक फाइल खुली हुई है HTML फाइल है ये, इसका मुझे सिंटेक्स समझना है कि HTML फाइल का सिंटेक्स होता क्या है। भाई ये शुरू कहाँ से हुई है, देखें सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है,